हेलो दोस्तों, मैं अनूप गुप्ता आप सभी का फिर एक बार आपके ही यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अनूप में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आइए फिर देर ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। देखिएगा बाबू, बिजनेस जो होता है ना दो तरह का होता है। पहला है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। खूब बढ़िया से मतलब को समझिए। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब हुआ माल परचेस करके लाए, सेल कर दिए, फिर परचेस किए, फिर सेल किए, फिर परचेस किए, सेल किए। ट्रेड का मतलब ही हो जाता है बाबू परचेज और सेल। ट्रेड का मतलब ही होता है परचेज और सेल, यानी वैसा बिजनेस जिसमें हम गुड्स को बाहर से परचेस करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं और फिर बेचते हैं, फिर खरीदे फिर बेचते हैं, फिर खरीदे फिर बेचते हैं। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, उस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं बाबू ट्रेडिंग बिजनेस। जैसे देखिए आपके घर के आसपास जितना सारा भी ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप में क्या मिलता है बाबू? दाल, चावल, सूजी, आटा, चीनी, मैदा, यही सब मिलता है। तो ये सब वो अपने घर में बना के बेचता है बाबू, आपको नहीं होलसेल मार्केट से खरीद के लाता है और आपको बेच देता है। फिर खत्म होगा, फिर खरीद के लाएगा, फिर बेचेगा, फिर खत्म होगा, फिर खरीद के लाएगा, फिर बेचेगा। यही प्रोसेस क्या रहता है? कंटिन्यू चलता रहता है, उसके बिजनेस में कंटिन्यू चलता रहता है। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, है ना, जिसका मेन मोटिव होता है परचेज और सेल। और ट्रेड का मतलब ही हो जाता है बाबू परचेज और सेल। माल खरीद के लाएगा, परचेज करेगा और मार्केट में सेल कर देगा। और दूसरा होता है बाबू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या हो गया? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, नाम सुना है ना अमूल का? बटर खाते हैं, पनीर खाते हैं, छाछ पीते हैं, दही खाते हैं, सब खाते हैं अमूल का, है ना। तो अमूल बाबू जो अपना बटर, दही, दूध, छाछ, आइसक्रीम ये सब बेचता है तो क्या करता है? बाहर से खरीद के लाके आपको बेचता है? नहीं बाबू, उसका खुद का प्लांट है, खुद से बना के बेचता है, खुद से प्रोड्यूस करके बेचता है। वो सारा गुड्स का, सारा प्रोडक्ट का क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। तो वैसा बिजनेस जो अपना प्रोडक्ट को खुद बना के बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेचता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो याद रखिएगा, वैसा बिजनेस जो गुड्स को मार्केट से खरीदा, परचेस करके लाया, सेल किया, फिर परचेस किया, फिर सेल किया, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। और जो बिजनेस गुड्स को खुद से मैन्युफैक्चरिंग करता है, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करके खुद से बना के मार्केट में बेचता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब देखिएगा, किसी भी गुड्स का, किसी भी प्रोडक्ट का जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना बाबू, तो वहां तीन तरीका का कॉस्ट आता है। पहला है रॉ मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है वेजेस कॉस्ट, तीसरा है हमारा अदर कॉस्ट। अब देखिए एक एक करके तीनों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रॉ मटेरियल का मतलब। देखिए रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जिस जिस मटेरियल का जरूरत पड़ता है, वो सारा मटेरियल उसके लिए कहलाता है रॉ मटेरियल। जैसे देखिए बाबू, ये पेन को बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ा है? प्लास्टिक का जरूरत पड़ा है, इंक का जरूरत पड़ा है, थोड़ा इसके अंदर जो कॉटन पैड है, कॉटन का जरूरत पड़ा है। तो प्लास्टिक, इंक और कॉटन, ये तीनों इस पेन के लिए जानते हैं क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। क्योंकि देखिए वही तीन चीज मिला के तो ये पेन रेडी हुआ है ना। और ये जो पेन है बाबू, ये जो रेडी हुआ, रेडी प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स, ठीक है। अब देखिए बिस्किट, बिस्किट हम लोग खाते हैं ना। बिस्किट किस किस चीज से बनता है बाबू? आटा, सूजी, चीनी, मैदा, फ्लेवर, यही सारा चीज से बनता है। तो ये जो आटा, सूजी, चीनी, मैदा, फ्लेवर है, बिस्किट के लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। तो याद रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स जिस जिस मटेरियल से मिल के बना है, उसको बनाने में जिस जिस मटेरियल का यूज किया गया है, वो सारा मटेरियल उसके लिए होता है बाबू रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। अब देखिएगा, ये जो रॉ मटेरियल है ना बाबू, ये भी दो टाइप का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। चीज को खूब बढ़िया से समझिएगा। प्रोडक्ट को देख के, गुड्स को देख के, फिनिश गुड्स को देख के ही पता चल जाए किस किस मटेरियल से बना हुआ है, वो सारा मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, यानी खा के, यूज करके और रिसर्च करने के बाद जिस जिस मटेरियल का पता चलता है, वो सारा को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। देखिए एग्जांपल देते हैं। ई वाला पेन हम आपको दिखाएंगे, हम बोलेंगे बाबू किस चीज से बना है, तो आप साफ बोल दीजिएगा सर प्लास्टिक है, इंक है और अंदर इसका कॉटन का ट्यूब होगा। ये सारा इसके लिए जानते हैं डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन बाबू एक चीज को देखिए, ये प्लास्टिक से बना होगा तो प्लास्टिक को गलाने के लिए, शेप देने के लिए कुछ केमिकल का भी यूज हुआ होगा, है ना। वो जो इसके अंदर का ट्यूब बना होगा, उसको बनाने के लिए भी कुछ केमिकल का यूज हुआ होगा। इसके ऊपर जो प्रिंट वगैरह किया हुआ है, इसको प्रिंट करने के लिए भी कुछ केमिकल वगैरह का यूज हुआ होगा। तो केमिकल का नाम आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। कब पता चलेगा? जब इसका रिसर्च होगा तब पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा केमिकल का यूज हुआ है। तो सारा केमिकल हो गया बाबू इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे देखिए
बिस्किट, ऐसे हम आपको दूर से ऐसे बिस्किट दिखा रहे हैं, हम बोले बाबू ये क्या है, आप बोलेगा मास्टर बिस्किट है। हम बोले बाबू ये किस चीज़ से बना है, आप बोलेगा किस चीज़ से बना होगा, सूजी आटा चीनी मैदा इसी सब चीज़ से बना होगा। देख के ही पकड़ ली, क्योंकि बिस्किट बनता ही उस सब चीज़ से है ना, सूजी आटा चीनी मैदा से ही बनता है। तो आप बता दिए सूजी आटा चीनी मैदा, तो हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन दूरे से दिखा के बोले बोलो बेटा कौन फ्लेवर है, बटर वाला फ्लेवर है, चॉकलेट वाला फ्लेवर है कि क्रीम वाला फ्लेवर है। आप दूर से देख के पहचान पाइएगा क्या, नहीं पहचान पाइएगा। कब पता चलेगा, जब वो बिस्किट को हाथ में लेके ऐसे महकिएगा या फिर खाइएगा, तब पता चलेगा कि कौन सा फ्लेवर का वो बिस्किट है। यानी कब पता चल रहा है, कंज्यूम करने के बाद, यूज करने के बाद जिस मटेरियल का पता चलता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं बाबू, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो चीज को हमेशा याद रखिएगा कि वैसा मटेरियल जो प्रोडक्ट देख के ही पता चल जाए कि किस किस मटेरियल से प्रोडक्ट बना है, वो सारा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल आता है। और वैसा मटेरियल जो यूज करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि प्रोडक्ट किस किस मटेरियल से बना है, वो सारा मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब आइए हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं, वेजेस कॉस्ट। वेजेस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए बाबू मेरा बिस्किट का फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने के लिए क्या लगेगा, आटा सूजी चीनी मैदा यही सब मटेरियल लगेगा। ये सारा मटेरियल ला के हम अपना गोडाउन में फैक्ट्री में पूरा भर दिए हैं, अपने आप बिस्किट बनना चालू हो जाएगा। पीसी सरकार है क्या, इसे से छड़ी घुमाते जाएंगे, बिस्किट बनता जाएगा। कौन बनाएगा, वर्कर लेबर लोग ही बनाएगा ना बिस्किट। तो जो वर्कर आएगा बाबू मेरा फैक्ट्री में काम करने, जो वर्कर आएगा बिस्किट बनाने, तो बदले में उसको क्या देंगे, बिस्किट बनाएगा और 2 पैकेट बिस्किट दे देंगे कि ले भाई तू मेरे लिए बिस्किट बनाया, तू भी बिस्किट खा, बिस्किट खा। पैकेटे चला के मार देगा मुंह पे, है ना। क्यों मेरे फैक्ट्री में काम कर रहा है, पैसा के लिए। तो जो वर्कर, जो लेबर मेरे फैक्ट्री में काम कर रहा है, बदले में हम जो उसको पेमेंट देंगे, जो पैसा देंगे, उस पैसा को हम लोग बोलते हैं वेजेस कॉस्ट। क्या बोलते हैं बाबू, वेजेस कॉस्ट। ठीक है, देखिएगा बाबू किसी भी फैक्ट्री में ना 2 तरह का वर्कर होता है। एक वर्कर होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है, जो प्रोडक्शन करता है, जो देखिए आटा सूजी चीनी मैदा को मिक्स करेगा, जो बिस्किट बनाएगा, उसके बाद ओवन में उसको पकाएगा, निकाल के पैकिंग करेगा। ये एक अलग वर्कर हो गया जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन ही कर रहा है। और एक ऐसा वर्कर होता है बाबू जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। कैसे जानते हैं, जितना सारा वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसको गाइड करता है, भाई तुम ऐसे काम करो, तुम ठीक से काम करो, इतना प्रोडक्ट आज का दिन में बनना चाहिए, यहाँ वेस्ट हो रहा है, इसको सही से करो। कौन, सुपरवाइजर। देखिए वो सारा वर्कर क्या है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, हाथे घुसा हुआ है, मार एकदम माल बना रहा है। लेकिन सुपरवाइजर को देखे हैं क्या, लुंगी उंगी पहन के कूद जाएगा बिस्किटे में, नहीं बाबू। क्या रहता है, खड़ा रखे, गाइड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट वर्कर। तो याद रखिएगा वेजेस कॉस्ट भी हमारा 2 तरह का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस और दूसरा को बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस, है ना। वैसा वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसको जो हम वेजेस देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। और वैसा वर्कर जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनको गाइड कर रहा है, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी सुपरवाइजर, उसको जो हम लोग वेजेस देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस, है ना। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर, बोलता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है बाबू, किसी भी चीज का प्रोडक्शन में, किसी भी गुड्स को जब हम लोग प्रोड्यूस करने जाते हैं, तो वहां रॉ मटेरियल और वेजेस को छोड़ के बाकी जितना सारा भी खर्चा होता है, सब अदर कॉस्ट के अंदर आ जाता है बाबू। देखिए जैसे जिस फैक्ट्री में हम बिस्किट बना रहे हो, फैक्ट्री मान लीजिए मेरा रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो फैक्ट्री का रेंट किस में आ गया, अदर कॉस्ट में आ गया ना। वो फैक्ट्री में जो बत्ती वगैरह, बत्ती पंखा वगैरह जल रहा है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किस में आ गया, अदर कॉस्ट में आ गया। फैक्ट्री में भाई बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, वो मशीन चल रहा है, मशीन का फ्यूल का खर्चा, पावर का खर्चा, कोयल का खर्चा जो आ रहा है, वो सारा किस में आ गया, अदर कॉस्ट में आ गया। छोटा मोटा मान लीजिए कुछ चाय पानी नाश्ता का ऐसा खर्चा आ रहा है, वो सब किस में आ गया, अदर कॉस्ट में आ गया। तो याद रखिएगा किसी भी चीज के जब हम लोग प्रोडक्शन करने जाते हैं, तो रॉ मटेरियल और वेजेस को छोड़ के बाकी जितना सारा खर्चा आता है, सब किसके अंदर आता है बाबू, अदर कॉस्ट के अंदर। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कॉस्ट को बाबू ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे बेस करके 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा सेमी वेरिएबल और तीसरा है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। एक एक करके तीनों का मतलब समझते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वैसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है बाबू, यानी प्रोडक्शन का क्वांटिटी अगर बढ़ाइएगा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा कीजिएगा, बढ़ाइएगा, तो खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन को घटाइएगा तो खर्चा भी घट जाएगा। आप प्रोडक्शन को जीरो कर दीजिएगा तो खर्चा भी आपका जीरो हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे देखिए सपोज कीजिए इस पेन में जो इंक लगता है, तो एक बैच को पढ़ाने के लिए 1 डब्बा इंक लगता है महीना में। हमको कितना डब्बा, 1 डब्बा। बाबू अगर 2 ठो बैच पढ़ाएंगे तो 2 डब्बा, 5 ठो बैच पढ़ाएंगे तो 5 डब्बा, 10 ठो बैच पढ़ाएंगे तो 10 डब्बा। अब बैच ही नहीं पढ़ाएंगे, अपने दुकानें बंद कर देंगे तो इंक लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। इंक का डब्बा जैसे लाएंगे वैसे ही लगा रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखिए जैसे जैसे हम बैच को ज्यादा पढ़ाना चालू किए, इंक का खर्चा भी क्या हो गया, बढ़ता चला गया। और बैच को हम कम पढ़ा रहे तो इंक
का खर्चा भी कम लग रहा है और बैचे पढ़ाना बंद कर दिए, तो इंक का डब्बा जैसा लाए तो वैसे रखा रह गया, यूज ही नहीं हुआ, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। यानी वैसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन क्वांटिटी पे डिपेंडेंट करे। प्रोडक्शन जितना बढ़े मेरा कॉस्ट भी उतना बढ़े, प्रोडक्शन घटे तो कॉस्ट भी घट जाए, और प्रोडक्शन जब जीरो हो जाए तो मेरा कॉस्ट भी जीरो हो जाए, उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब जैसे देखिए पिछले दिन वाला ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, इस पेन को बनाने में कितना रुपए का मटेरियल लगा था, 5 रुपए का प्लास्टिक, 3 रुपए का इंक और 2 रुपए का कॉटन इसके अंदर वाला लगा था। तो एक पेन को बनाने में कितना रुपए का मटेरियल लग रहा है, 10 रुपए का। और वही मान लीजिए अगर 5 पेन बना रहे हैं तो मटेरियल कितना का लगेगा, 50 रुपए का। 10 पेन बना रहे हैं तो मटेरियल कितना का लगेगा, 100 रुपए का। आप पेन ही नहीं बना रहे हैं तो मटेरियल लगेगा, जैसे लाइएगा मटेरियल वैसे ही रखा रह जाएगा, यूज ही नहीं होगा, है ना। तो वही बोलता है देखिए जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और प्रोडक्शन ही नहीं किए, एक को पीस पेन नहीं बनाया तो कॉस्ट कुछ लगेगा क्या, मटेरियल का खर्चा होगा क्या, नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रह जाएगा मटेरियल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू वेरिएबल कॉस्ट, है ना, कि प्रोडक्शन क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जैसे जैसे घटेगा कॉस्ट भी घटेगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये पूरा का पूरा डिपेंड रहता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। और वेरिएबल का मतलब ही होता है बाबू चेंजेबल, ठीक ना। अब हम लोग देख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है बाबू, ठीक वेरिएबल कॉस्ट का उल्टा होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है बाबू, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन घटेगा तो खर्चा भी घट जाएगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बोलता है नहीं, हम फिक्स्ड है भैया, कांस्टेंट है। आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं फिर भी आपको उतना ही बियर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन आप घटा दिए फिर भी आपको उतना ही बियर करना पड़ेगा, आप प्रोडक्शन बंद कर दिए, प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं फिर भी वो खर्चा आपको बियर करना ही करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे देखिएगा सपोज कीजिए हम जिस बिल्डिंग में आपको पढ़ा रही रेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, 10,000 रुपये इसका महीना का रेंट है। ए बाबू हम एक ठो बैच पढ़ाएं तो भी कितना देना पड़ेगा, 10,000। 10 ठो बैच पढ़ाएं तो भी कितना देना पड़ेगा, 10,000। 100 ठो बैच पढ़ाएं तो भी कितना देना पड़ेगा, 10,000। अब दिन भर पढ़ते रह जाए तो भी कितना देना पड़ेगा, 10,000। एक महीना के लिए मान लीजिए हम अपने गाँव चले गए, इंग्लैंड में मेरा गाँव, इंग्लैंड घूमने चले गए, तो मेरा लैंडलॉर्ड बोलेगा चल भैया गाँव गया है तो वहाँ से खजूर लेके आ जाएगा, हमको पैसा नहीं चाहिए। जहाँ देखेगा घर बंद तुरंत फोन लगा देगा, बाबू 1 महीने से घर बंद है, जल्दी से पहले रेंट भेजो। तो देखिए बाबू हम पढ़ा नहीं भी रहे हैं फिर भी हमको रेंट पे करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। हम एक तो बैच भी पढ़ाएंगे तो भी 10,000 देना पड़ेगा, 100 बैच पढ़ाएंगे तो भी 10,000 देना पड़ेगा, और नहीं पढ़ाएंगे फिर भी हमको 10,000 रुपया देना ही देना पड़ेगा, रेंट को बियर करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। आप देखिएगा वेरिएबल और फिक्स के बीच में एक कॉस्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये ऐसा कॉस्ट है ना बाबू, इसमें कुछ क्वालिटी वेरिएबल का भी होता है और कुछ फिक्स का भी होता है। देखिएगा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बाबू इलेक्ट्रिसिटी बिल। चीज को खूब बढ़िया से समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल को जैसे ही पीछे पलटिएगा ना तो बिल अमाउंट का पूरा डिस्क्लोजर रहता है ना। तो देखिएगा सबसे ऊपर में ही एक फिक्स चार्जेस होता है बाबू, किसी के 120 होता है, किसी के 130 होता है, किसी के 140 होता है, किसी के 112 होता है, ठीक ना। तो क्या रहता है, फिक्स रहता है बाबू। हर महीने का जिस किसी भी महीना का बिल उठा के देखिएगा ना, ऊपर में सबसे पहले वही चार्जेस लिखा रहेगा, फिक्स चार्जेस बोल के 120 120 120, किसी भी महीना का बिल उठा के देख लीजिए, वो चार्जेस फिक्स रहता है बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स चार्जेस। और उसी के नीचे ठीक आप जितना यूनिट इलेक्ट्रिक का यूज किए होंगे उसका बिल दिया रहेगा, और दोनों को ऐड करके टोटल बिल आपका निकलता है। जैसे देखिए हम एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए जनवरी और फरवरी 2 महीना का बिल है, 2 महीना का इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ले रहे हैं, तो दोनों में बाबू एक चार्जेस कॉमन है, कंपलसरी रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स चार्जेस बोल के लिखा रहेगा। अगर जनवरी में 120 है तो कंपलसरी है फेब में भी 120 रहेगा और मार्च में भी 120 ही रहेगा। ये ऐसा चार्जेस है जो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और इसी के नीचे ठीक दिया रहेगा वेरिएबल चार्जेस, यानी जितना यूनिट आप यूज किए हैं उसका चार्जेस। तो मान लीजिए 10 रुपये यूनिट का चार्जेस आता है, एक यूनिट का 10 रुपया। मान लीजिए हम जनवरी में 10 यूनिट यूज किए हैं तो इसका कितना आ गया, 100 रुपया। फिर फरवरी में हम 12 यूनिट यूज किए हैं तो इसका आ गया 120 रुपया, और मार्च में हम 15 यूनिट यूज किए हैं तो इसका आ गया 150। अब देखिए टोटल बिल निकालिएगा तो इसका आएगा 220, इसका आएगा 240 और इसका आएगा 270। देखिए बाबू तीनों बिल में एक चीज कॉमन है, क्या, फिक्स्ड 120 120 120। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का देखिए ज्यादा यूज कर रहे हैं तो भी आपको 120 देना पड़ रहा है, कम यूज कर रहे हैं तो भी 120 ही देना पड़ रहा है। फिक्स चार्जेस है बाबू, आप ज्यादा यूज कीजिए कम यूज कीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन वही देखिए वेरिएबल कॉस्ट, जब कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो कम पे कर रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 10 यूनिट यूज किए तो 100 रुपये पे किए, यहाँ 12 यूनिट यूज किए तो 120 रुपये पे किए, यहाँ 15 यूनिट यूज किए तो 150 रुपये पे किए। जैसे जैसे आपका यूनिट बढ़ा है, जैसे जैसे यूज
यूज बढ़े वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एग्जांपल हुआ सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है बाबू, ठीक है। अब आइए बोलता है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बोलता है सेलिंग प्राइस में से जब हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो वहां से क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बाबू किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को जब हम लोग मार्केट में सेल करते हैं, तो जिस दाम में सेल करते हैं, जिस प्राइस में उसको हम लोग बेचते हैं, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा जितना रुपया खर्चा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए पेन को बनाने के लिए 10 रुपया खर्चा हुआ, तो 10 रुपये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और ये पेन को हम मार्केट में 15 रुपये में बेच दिए तो 15 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब देखिए बाबू 10 रुपये का सामान है, 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो 15 माइनस 10 5 रुपये का क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट। तो वही बोला प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 15 रुपया, उसमें से माइनस कर दीजिए कॉस्ट। पेन हम कितना में बनाए थे, 10 रुपये में, तो जो निकला 5 रुपया वही क्या है, प्रॉफिट। कैसे निकला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वही बोला प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।